नमस्कार, सुप्रभातम। आप देख रहे हो राष्ट्र प्रथम, मैं हूं जिगर। नजर करते हैं हेडलाइन पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिक्किम में गंगटोक पहुंचे थे और यहां सैकड़ों लोग सड़क के किनारे उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे थे। इसके बाद शाह गंगटोक के राजभवन पहुंचे और सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया, श्री रामलला के मंदिर का काम 50% तक कंप्लीट हो चुका है। इस वर्ष 1 दिसंबर को भारत पर G20 देशों की अध्यक्षता का दायित्व आया जाएगा और यह 30 नवंबर 2023 तक रहेगा। G20 के विश्व के विकसित और विकासशील देशों का समूह। शिवाजी पार्क में एक कार्यक्रम के दौरान उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके बेटे सांसद श्रीकांत शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम के पोते की नजर जल्द ही पार्षद के पद पर रहेगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने वीरवार को कहा कि मैं सीएम एकनाथ शिंदे को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने साबित कर दिया कि असली शिवसेना कौन है। केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह सिक्किम के गंगटोक पहुंचे थे और यहां सैकड़ों लोग सड़क के किनारे उनका स्वागत करने हेतु पहुंचे हुए थे। इसके बाद अमित शाह गंगटोक के राजभवन पहुंचे और सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान प्रदेश के राज्यपाल गंगा प्रसाद भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के तहत गृह मंत्री शाह ने गंगटोक में पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र डेयरी सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन भी किया। इस दौरान शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने लगभग 65,000 सक्रिय प्राथमिक कृषि ऋण समिति स्थापित करने का निर्णय लिया है। हमने तय किया है कि 5 साल के भीतर प्रत्येक पंचायत में एक पैक्स और एक डेयरी होगी और सहकारिता कृषि विभाग के संयुक्त सचिव द्वारा चलाया जाएगा। सहकारिता के माध्यम से देश के किसानों, शिल्पकारों, मछुआरों, आदिवासियों को सशक्त बनाने का काम होगा और सहकारिता मंत्रालय की विवेचना की जानी चाहिए। और शाह ने कहा कि आजादी के 75 साल में पूर्वोत्तर को केवल एक पर्यटन स्थल माना जाता था, लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के बाद पूर्वोत्तर का वास्तविक विकास शुरू हो चुका है। सरकार ने अनेक प्रकार की पशुपालन योजनाएं करी है। लगभग पिछले 7 वर्षों में पहले जो 2,000 करोड़ रुपए का बजट था, 7 वर्षों में 2,000 से बढ़ाकर 6,000 करोड़ और इसके साथ जेनोमिक सिलेक्शन, IVF। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वस्त जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ही भाजपा अगला यानी कि 2024 का चुनाव लड़ेगी। नड्डा का वर्तमान कार्यकाल अगले 20 जनवरी को खत्म हो रहा है। उससे पहले संसदीय बोर्ड उनका कार्यकाल बढ़ाने के फैसले पर मुहर लगा देगा। भाजपा में अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है और यह लगातार 2 बार हो सकता है। वर्तमान स्थिति में लगातार चुनाव आने वाले हैं। गुजरात और खुद नड्डा के गृह राज्य हिमाचल में नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। अगले साल मार्च-अप्रैल में कर्नाटक के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हो सकते हैं। इस लिहाज से पार्टी नेतृत्व का यह मन बना चुका है कि फिलहाल अध्यक्ष का चुनाव टालकर नड्डा के कार्यकाल को लगभग 1.5 साल का विस्तार किया जाएगा, ताकि पार्टी बिना भटकाव के लोकसभा चुनाव तक रणनीति को जमीनी पर उतार सके। संसदीय बोर्ड के फैसले पर दारोमदार कार्यकाल विस्तार का फैसला संसदीय बोर्ड के ही अधिकार क्षेत्र में आता है। उधर चुनाव की पूरी प्रक्रिया होती है और जिसे राष्ट्रीय परिषद की बैठक में अंतिम मंजूरी दी जाती है। वैसे भी नड्डा ने कोविड संक्रमण काल के वक्त जिस तरह पार्टी के अंदर संवाद स्थापित करके प्रचार प्रसार किया, उनका असर साफ दिख रहा था। उनके कार्यकाल में ही पार्टी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के दोबारा जीतकर सत्ता में आई है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि श्री रामलला के मंदिर का काम 50% तक कंप्लीट हो चुका है, बाकी का काम भी जल्द पूरा हो जाएगा। इस मंदिर के लिए मूवमेंट शुरू हो चुकी है और पिछले 70 वर्षों से सतत प्रयास जो जारी थे उसे आज सपना पूरा होने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि श्री पंचखंड पीठ जयपुर में एक कार्यक्रम में वो बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि देश में सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों में पीठ की अहम भूमिका है। उन्होंने स्वामी सोमेंद्र शर्मा के चादरपोशी कार्यक्रम के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आचार्य धर्मेंद्र का गोरक्ष पीठ के साथ 3 पीढ़ियों तक का गहरा संबंध रहा है। उन्होंने कहा कि महात्मा रामचंद्र वीर जी और स्वामी आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज के योगदान के लिए देश कभी भूला नहीं पाएगा। देश के कल्याण के लिए इस पीठ ने भी अतुलनीय योगदान दिया है। कहा कि 70 साल पहले राम मंदिर का सपना देखा था, अब यह सपना संतों के डेडिकेशन और सतत प्रयास के दम पर पूरा होने जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने श्री राम मंदिर निर्माण के संबंध में बताया कि बहुत तेजी से काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश में सड़कों में गड्ढों की शिकायतों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 नवंबर तक प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अपने आवास पर इंडियन रोड कांग्रेस के 21वें अधिवेशन की तैयारी की समीक्षा करने के लिए वो अफसरों को जल्द सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का अभियान शुरू करने का निर्देश दे सकते हैं। योगी ने कहा कि गांव हो या शहर, अच्छी सड़क प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। बेहतर कनेक्टिविटी की प्रदेश की प्रगति का बड़ा माध्यम है। बीते 5 वर्ष में सरकार ने इस दिशा में फोकस किया हुआ है, लेकिन समय समय पर इनकी मरम्मत होनी चाहिए। बरसात का मौसम अंतिम चरणों में है, ऐसे में सड़कों की मरम्मत और गड्ढा मुक्ति का कार्य किया जा सकता है। उन्होंने पीडब्ल्यूडी, नगर विकास, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन और ग्राम्य विकास और गन्ना विकास विभाग, औद्योगिक विभाग सहित सड़क निर्माण से जुड़े सभी विभागों को इसकी व्यापक कार्य योजना तैयार करने के लिए निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क निर्माण गुणवत्ता की समय समय पर जांच कराने का, निर्माण में लापरवाही अथवा सड़कों के मामले में संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय किया जाए। उन्होंने सड़क निर्माण में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर सड़क निर्माण की योजना बनाने का भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में और कृषि मंडी क्षेत्रों में अच्छी सड़कों का होना आवश्यक है। इसी वर्ष दिसंबर को भारत पर G20 देशों की अध्यक्षता का दायित्व आ जाएगा और यह 30 नवंबर 2023 तक रहेगा। G20 के विश्व के विकसित और विकासशील देशों का समूह है, जिसमें अभी 19 देश है। विश्व की 85% GDP इन देशों से ही आती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इन देशों का हिस्सा 75% है। इतने महत्वपूर्ण देशों के समूह की अध्यक्षता के चलते 200 छोटी बड़ी बैठकों का आयोजन भारत में होना है। लगभग पूरा विश्व बढ़ती कीमतों और खाद्य पदार्थ की कमी से जूझ रहा है। नई प्रौद्योगिकी के आगाज में यह हमारा जीवन सुविधापूर्ण हो चुका है। वही सरकार के समक्ष कई चुनौतियां भी आ सकती है। नई नीति और खास तौर पर इंटरनेट के कारण दुनिया के देशों के बीच की दूरियां समाप्त हो चुकी है। पुराने उद्योग धंधे शिथिल हो रहे हैं और उनके स्थान पर नए व्यवसाय जन्म ले रहे हैं। निवेश प्राप्त करने की होड़ में प्रतिस्पर्धात्मक कराधान की ओर दुनिया बढ़ती जा रही है। यानी हर देश कॉरपोरेट टैक्स की दर घटाकर यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वह निवेश के लिए सुविधाएं दे सकता है, लेकिन इसके साथ ही सभी देशों में कराधान भी घटता जा रहा है, जिस कारण सरकार को पर्याप्त राजस्व नहीं मिल रहा। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को करीब 7 महीने बीत चुके हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने
यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान यूक्रेन के दक्षिणी क्षेत्र में चल रहे युद्ध पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूक्रेन युद्ध का कोई सैन्य समाधान नहीं हो सकता। पीएम ने जानकारी दी कि पीएम मोदी ने युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करे और बातचीत व कूटनीति के रास्ते पर चलने की जरूरत दोहराई। पीएम मोदी ने दृढ़ विश्वास व्यक्त किया कि किसी भी शांति प्रयासों में योगदान करने के लिए भारत की तत्परता से अवगत कराया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेलेंस्की से टेलीफोन पर बातचीत करके संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और सभी राज्यों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने के लिए महत्व को भी दोहराया। यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ अपनी बातचीत के दौरान पीएम ने कहा कि भारत यूक्रेन सहित परमाणु प्रतिष्ठानों की सुरक्षित और सुरक्षा को महत्व देता है। बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि परमाणु सुविधाओं के खतरे के सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए दूरगामी और विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। दोनों नेताओं ने नवंबर 2021 में ग्लासगो में अपनी पिछली बैठक के बाद द्विपक्षीय सहयोग के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को भी याद किया। शिवाजी पार्क में एक कार्यक्रम के दौरान उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके बेटे सांसद श्रीकांत शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम के पोते की नजर जल्द ही पार्षद के पद पर होगी। अपने बेटे पर की गई टिप्पणी पर श्रीकांत शिंदे ने उद्धव ठाकरे को एक खुला पत्र भी लिखकर कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि यह पत्र एक मुख्यमंत्री के बेटे और सांसद की तरफ से नहीं बल्कि एक पिता का है। ठाकरे ने शिवाजी पार्क में अपने भाषण के दौरान कहा था कि दादा एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री, पिता श्रीकांत शिंदे सांसद और पोता जल्द ही पार्षद के पद पर हो गए। जिस पर श्रीकांत ने पत्र में कहा कि सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके भाषण में 1.5 साल के बच्चे को घसीटना आपके उत्साही हिंदू धर्म के अनुरूप है? क्या आपको ऐसा बयान देते समय कुछ महसूस नहीं हुआ? विरोधियों की जमकर आलोचना करते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी वास्तव में मतलबी और गलत टिप्पणी नहीं की। कभी उन्होंने राजनीति में बच्चों को नहीं घसीटा। मुंबई में दशहरा रैली से शुरू हुई शिवसेना के दोनों गुटों के बीच जुबानी जंग लगातार तेज होती जा रही है। अब शिवसेना के शिंदे गुट के सांसद राहुल शेवाले ने आदित्य ठाकरे पर तंज कसते हुए उद्धव ठाकरे के धोखा देने के आरोप का जवाब दे दिया। शेवाले ने कहा कि जब सीएम उद्धव ठाकरे अस्पताल में भर्ती थे तब युवराज स्विट्जरलैंड में ऐश कर रहे थे। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शिवाजी पार्क की दशहरा रैली में सीएम एकनाथ शिंदे को कटप्पा बताते हुए कहा था कि जब अस्पताल में भर्ती थे तब उन्होंने जिन्हें शासन की जिम्मेदारी दी थी उन्हीं लोगों ने उनसे गद्दारी की ली। यह लोग सोचते हैं कि अस्पताल से वापस नहीं लौटेंगे। इसके जवाब में एकनाथ शिंदे ने ठाकरे से कहा कि कटप्पा का भी स्वाभिमान होता था। धोखा तो आपने 2019 में दिया था। इसी मामले में सांसद शेवाले ने अब उद्धव ठाकरे के पुत्र और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे को युवराज बताते हुए निशाना साधा। लोकसभा सदस्य राहुल शेवाले ने कहा कि जब तत्कालीन सीएम उद्धव ठाकरे अस्पताल में भर्ती थे तब आदित्य ठाकरे स्विट्जरलैंड के पब में मजे ले रहे थे। खबरें और भी है, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। Amazon Great Indian Festival starting 23rd September. रमेश के घर बड़ा वाला टीवी आया। पम्मी जी ने लेटेस्ट फैशन सबको दिलाया। चंचल ने भी नया फोन बढ़िया डील में पाया। अरे बोलो बोलो पूरे मोहल्ले को जानना है। Amazon से लिया, Amazon से लिया, Amazon, Amazon, Amazon। आ रहा है Amazon Great Indian Festival। बड़े ब्रांड्स पर बड़ी डील्स, नो कॉस्ट EMI और बैंक डिस्काउंट 23 सितंबर से लिया। रात के 2 बजे, दिन के 12 बज गए। Say goodbye to the 1950s की टेक्नोलॉजी वाले memory foam mattress को। Meet India's first and only smart grade mattress. It's the patented technology, there's softness that relaxes your pressure points and firmness that supports your back. Memory foam है बकवास, sleep company mattress is Chakas.
Log on to the sleepcompany.in. शशि थरूर ने घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस अध्यक्ष पद के घोषणा पत्र जारी करने के लिए पार्टी में वो चाहते हैं कि 10 सुधार हो जाए। दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम की उपस्थिति में आयोजित एक कार्यक्रम में लेकर विवाद होकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कम लागत व अधिक उत्पादन का एकमात्र मंत्र प्राकृतिक खेती हो सकता है। प्राकृतिक खेती के जरिए ही किसानों को समृद्धि मिल जाएगी। दिल्ली में एंटी डस्ट अभियान शुरू हो चुका है। नियम तोड़ने पर लगेगा जुर्माना, 5 लाख तक का जुर्माना लगेगा। ट्विटर और एलन मस्क के बीच चल रहा विवाद अब थमने की कगार पर। इस मामले में अमेरिकी डेलवेयर कोर्ट में चल रही कानूनी लड़ाई पर फिलहाल ब्रेक लग चुका है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने वीरवार को कहा कि मैं सीएम एकनाथ शिंदे को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने साबित कर दिया कि असली शिवसेना कौन है। उनकी रैली में राज्य भर के लोग आए। उसने स्थापित कर दिया कि असली शिवसेना सीएम शिंदे की शिवसेना है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मुंबई में दशहरा रैली में भारी भीड़ दिखाई, क्योंकि असली शिवसेना का नेतृत्व कौन करता है। उन्होंने शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे द्वारा आयोजित एक अन्य रैली को शिमगा करार दिया। भाजपा नेता ने कहा कि उन्होंने खुद को ठाकरे और शिंदे दोनों को भाषण नहीं सुने थे। फडणवीस ने कहा कि वह नागपुर में प्रवर्तन दिवस समारोह में व्यस्त थे, लेकिन उन्हें दोनों भाषणों का सार समझ में आ गया और बाद में उन्होंने यूट्यूब पर शिंदे का भाषण सुना। फडणवीस ने संवाददाताओं से कहा कि मैं उद्धव ठाकरे के भाषण पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। शिमगा पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। होली के त्योहार से पहले महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में शिमगा उत्सव में अलाव जलाना शामिल है, लेकिन उत्सव के दौरान हल्के फुल्के अंदाज में गाली गलौच या अश्लील भाषा का इस्तेमाल करने वालों की भी प्रथा है। फडणवीस ने कहा कि शिमगा के अलावा भाषण में कुछ भी नहीं था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई के बीकेसी मैदान में शिवसेना के अपने गुट की रैली को संबोधित किया। इस दौरान महाराष्ट्र की लाइफलाइन में कहे जाने वाले वेस्टर्न रेलवे की ट्रेनों को लेकर भी एक विवाद खड़ा हुआ। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की राजनीतिक रैली का लाइव प्रसारण किया गया था। इस विवाद पर विपक्षी नेताओं ने कहा कि यह प्रचार के लिए एक राष्ट्रीय संपत्ति का अधिग्रहण है। रेलवे अधिकारियों ने कहा कि रेलवे का प्रसारण ट्रेन के अंदर हुआ था, हालांकि तुरंत को रोक दिया गया था। वेस्टर्न रेलवे के प्रवक्ता ने इस मामले पर कहा कि कुछ सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से यह बात सामने आई कि कुछ राजनीतिक दलों की एक रैली का लोकल ट्रेनों में सीधा प्रसारण किया गया। हालांकि स्पष्ट किया जाता है कि पश्चिम रेलवे ने ऐसी कोई अनुमति नहीं दी थी। उन्होंने आगे कहा कि राजनीतिक प्रकृति से किसी भी विज्ञापन या सामग्री के प्रदर्शन को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया गया है। पश्चिम रेलवे ने प्रवक्ता ने बताया कि इस मामले में ठेकेदार से स्पष्टीकरण मांगा है और प्रथम दृष्टि से सूचित किया जाता है कि 10 से 15 मिनट के लिए लोकल ट्रेनों के अंदर एलईडी पैनल पर लाइव राजनीतिक रैली प्रदर्शित की गई थी। हालांकि इसका पता चला तो लाइव प्रसारण तुरंत बंद कर दिया गया था। कांग्रेस नेता शशि थरूर अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए तेजी से अभियान चला रहे हैं। वे अब तक केरल, तमिलनाडु समेत अन्य राज्यों में दौरा करने के लिए कार्यकर्ताओं से समर्थन मांग चुके हैं और वही थरूर ने कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ से बाहर होने की भी अफवाह उड़ने लगी है। इस बीच चुनावी घोषणा पत्र जारी कर लिया है, जिसमें उन्होंने युवाओं, महिलाओं और पार्टी कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाने पर ध्यान देने की बात कही है। शशि थरूर ने कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ से बाहर होने की अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि वह अभी भी मैदान में है और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों और लोगों के समर्थन मिल रहा है। चुनाव प्रचार अभियान के तहत थरूर चेन्नई में थे। इस दौरान उन्होंने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि मेरा उद्देश्य पार्टी को फिर से खड़ा करना है, फिर से सक्रिय करना है, कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाना है,
सत्ता का विकेंद्रीकरण करना है और साथ में ही लोगों के संपर्क में भी रहना है। आगे उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि यह कांग्रेस को 2024 के आम चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी भाजपा के सामने की लड़ाई के लिए राजनीतिक रूप में सशक्त बनाएगा। साथ ही में ही उनके मन में पार्टी के दिग्गज नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए सम्मान है। यह मुकाबला भाजपा का सामना करने के लिए है। थरूर ने कहा कि हमें पार्टी के काम करने के तरीकों में सुधार करने की जरूरत है। हमें युवाओं को पार्टी में लाने और उन्हें वास्तविक अधिकार देने की जरूरत है। साथ में ही मेहनती और लंबे समय तक सेवा करने वाले कार्यकर्ताओं को अधिक सम्मान देना चाहिए। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है और पार्टी के दो बड़े नेता शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे चुनावी मैदान में आमने सामने हैं। दोनों ही कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच चुनाव प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। शशि थरूर तमिलनाडु में चुनाव प्रचार प्रसार अभियान कर रहे थे, वहीं उनके प्रतिद्वंदी मल्लिकार्जुन खड़गे गुजरात में अपना प्रचार अभियान शुरू करने के लिए पहुंच चुके हैं। अहमदाबाद पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया और अहमदाबाद में साबरमती आश्रम और गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा स्वागत किया गया। तमिलनाडु पहुंचने पर शशि थरूर ने ट्वीट करके कहा कि यह पार्टी सहयोगियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया है। हालांकि कोई नेता मौजूद नहीं था। साथ ही में थरूर ने कहा कि आज के इस कार्यक्रम में शीर्ष नेताओं को दूर रहने के लिए कहा गया था। दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम की उपस्थिति में आयोजित एक कार्यक्रम को लेकर विवाद खड़ा हो चुका है। इस विवाद में लोग गौतम पर हिंदू देवी देवताओं के अपमान का आरोप लगा रहा है और इसके साथ ही राजेंद्र गौतम से हिंदू समाज से माफी मांगने की बात सामने आई है। भाजपा ने अरविंद केजरीवाल ने के मंत्री राजेंद्र गौतम को बर्खास्त करने की मांग की है और मिली जानकारी के अनुसार विजयादशमी के दिन करोल बाग के झांसी रोड पर अंबेडकर भवन में राजेंद्र पाल गौतम की उपस्थिति में कार्यक्रम हुआ था। इसमें लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा तो ले ली, लेकिन इस बात की भी शपथ ली कि वे हिंदू देवताओं की पूजा नहीं करेंगे और न ही उनको ईश्वर मानेंगे। आप सब लोग मिलके हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को क्या लड़ने को तैयार है? जो लोग पौधे में भारत के बाबा साहब के सपने को पूरा करने को तैयार हो, वो जहां भी खड़े अपना हाथ ऊपर कर लें, दोनों हाथ। जो लोग तैयार है, जो सहमत हो कि हम इस न्याय की लड़ाई को लड़ेंगे, हम समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित, प्रज्ञा पर आधारित, करुणा पर आधारित बौद्ध में भारत का निर्माण करेंगे। तो आप सब लोग हमारे साथ हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ ज्यादा लंबा भाषण ना देते हुए, चूंकि भाषण से काम नहीं चलेगा, काम करने से चलेगा। बौद्ध में भारत बनाने के सपने के लिए बौद्ध में रथ, धम्म रथ, जिसमें हमने 3 ही नारे लिखे हैं: जाति छोड़ो, समाज जोड़ो। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। और तीसरा नारा हमने दिया है, व्यक्ति से नहीं, विचारों। दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र गौतम पाल पर भारतीय जनता पार्टी ने गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी नेता कुलजीत सिंह चहल ने वीडियो जारी करके दावा किया कि राजेंद्र गौतम पाल ने हिंदू देवी देवताओं की पूजा न करने की शपथ दिलवाई है और धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। इस वीडियो के जरिए बीजेपी ने पूछा है कि केजरीवाल जी श्री राम श्री कृष्ण से इतना बैर क्यों है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद बीजेपी ने केजरीवाल से जवाब मांगा। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि राजेंद्र पाल गौतम ने पाप किया है, उन्हें संवैधानिक पद पर रहने का अधिकार नहीं है। वहीं विश्व हिंदू परिषद के विनोद बंसल ने एक वीडियो ट्वीट करके कहा कि जिहादी तुष्टीकरण और ईसाई मिशनरियों के संरक्षण के साथ अब केजरीवाल सरकार दिल्ली में धर्मांतरण के सार्वजनिक अड्डे भी चलाएगी। दिल्ली के मंत्री स्वयं हिंदू देवी देवताओं के विरुद्ध शपथ दिला रहे हैं। राजनीति का हिंदू विरोधी चेहरा सामने आ चुका है, इस पर कठोरतम कार्यवाही जरूरी है। दरअसल दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र गौतम पाल ने कार्यक्रम में एक फोटो ट्वीट करते हुए लिखा है कि बुद्ध की ओर मिशन की तरफ चलो और जय भीम आपको बुलाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कम लागत व
अधिक उत्पादन का एकमात्र मंत्र प्राकृतिक खेती हो सकता है। प्राकृतिक खेती के जरिए किसानों को समृद्धि मिल सकती है, इसलिए प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाना होगा। इसके लिए प्रदेश में जल्द ही प्राकृतिक खेती बोर्ड का गठन किया जाएगा और इसके माध्यम से खेती व औद्योगिक फसलों को वैश्विक मंच पर उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री ने दिल्ली स्थित केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा नेचुरल फार्मिंग एंड डिजिटल एग्रीकल्चर के संबंध में आयोजित एक बैठक में वर्चुअली भाग लिया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक प्रदेश के 1,25,000 किसान प्राकृतिक खेती की तरफ से जुड़ चुके हैं और 1.10 लाख हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती प्रारंभ हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर गो आधारित प्राकृतिक खेती की गई है वहां कम बारिश के बावजूद फसल अच्छी है। उन्होंने कहा कि अब तक बुंदेलखंड के सभी 7 जिलों के ब्लॉकों में प्राकृतिक खेती के संबंध में नोटिफिकेशन जारी करके सब्सिडी भी दे चुकी है। लोकसभा चुनाव से पूर्व बढ़ती महंगाई, बिगड़ती कानून व्यवस्था सहित कई मुद्दों पर उत्तर प्रदेश सरकार को घेरने में सपा जुट चुकी है। बाजार स्थित कार्यक्रम में एक बैठक हुई थी और जिसकी अध्यक्षता कर रहे महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा ने बताया कि देश बचाओ देश बनाओ और इसके तहत 8 से 10 अक्टूबर तक महानगर में पद यात्रा निकाली जाएगी। बैठक में महानगर महासचिव जितेंद्र यादव ने कहा कि 8 अक्टूबर को यानी कि आज से मिंट हाउस चौराहे से सिंगरा स्टेडियम तक और 10 को हरिश्चंद्र स्नानकोत्तर महाविद्यालय से पद यात्रा निकाली जाएगी। पद यात्रा की जिम्मेदारी पूर्व प्रत्याशियों के साथ वर्तमान जिला अध्यक्ष सुजीत यादव भी साथ में रहे थे। उधर विजयादशमी वाले दिन भद्रोही से चलकर औरई के रास्ते पद यात्रा बनारस के लिए पहुंची थी और जिनका स्वागत किया गया था। पद यात्रा के दौरान अलग अलग जगह पर अलग अलग भीड़ जुटी हुई थी, कार्यकर्ताओं की भीड़ थी और पद यात्रा में पूर्व विधायक सहित कई कार्यकर्ता शामिल हुए थे। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ धूल विरोधी अभियान शुरू हो चुका है। यह अभियान 6 नवंबर तक चला था और उसके बाद भी फिलहाल जारी है। इस दौरान निर्माण साइटों पर निर्माण संबंधी 14 धूल विरोधी नियमों के साथ लागू करना जरूरी है, ऐसी नोटिस भी दी गई। नियमों का उल्लंघन होने पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण के दिशा निर्देश के तहत 10,000 से 5 लाख रुपए तक जुर्माना भी लगाया गया। अभियान को सफल बनाने के लिए 600 से ज्यादा टीम का गठन किया गया था, जिसमें दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की 33 टीमें शामिल थी। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि अभियान के तहत 600 से ज्यादा टीमों ने 12 संबंधित विभागों की साथ अलग अलग टीम, राजस्व विभाग की टीम थी और एमसीडी की भी टीम थी। उसके साथ साथ नगर पालिका परिषद की एक टीम ने भी हिस्सा लिया था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की साथ काम करते हुए लगातार निर्माण साइट का दौरा करने का सुनिश्चित किया गया था और वहां निर्माण संबंधी दिशा निर्देश का पालन हो रहा है या नहीं उसका भी देखा गया था। साथ में ही पर्यावरण मंत्री ने कहा कि नियम का उल्लंघन होने पर दिशा निर्देश के मुताबिक 10,000 से 5,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश समेत 11 राज्यों में रेरा एक्ट लागू करने का संबंधी जवाब 4 हफ्तों में मांगा है। अन्यथा इन राज्यों के प्रधान सचिवों को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होना पड़ेगा। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और हिमा कोहली की खंडपीठ ने कहा कि अगर राज्य सरकारें जवाब देने में ब्रेक के बाद संक्षिप्त खबरें देखेंगे। थोड़ा रोस्ट, थोड़ा फ्राई, थोड़ा लो, थोड़ा हाई, थोड़ा अपना वाला ट्राई। मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट, मेरा ट्विस्ट। अमृतसरी छोले, मेरे वाले छोले। वंडर मसाला। मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट,
मिर्जापुर की जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने विद्यांचल प्रशासनिक भवन में बैठक कर विंध्य कॉरिडोर कार्य की प्रगति के बारे में जानकारी ली। कार्य में लापरवाही बरतने पर जिलाधिकारी ने क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी को बड़ी फटकार भी लगाई। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। विद्यावासिनी मंदिर के साथ साथ कालिखो अष्टभुजा मंदिरों का भी सुंदरीकरण किया होगा। बिजली के समस्त तारों को अंडरग्राउंड करने तथा खंभों इत्यादि के लिए अधिशासी अभियंता अनिल कुमार सिंह के शीघ्र ही कार्य योजना तथा बजट बनाकर प्रस्तुत करने को कहा। कार्यदायी संस्था से कहा कि परिक्रमा पथ, प्लाजा, हवन कुंड, काली खोह, अष्टभुजा मंदिरों, पक्का घाट, न्यू वीआईपी, पुरानी वीआईपी, कोतवाली मार्गों के निर्माण कार्य के साथ ही उक्त चारों मार्गों के भवन में फसाद लगाने का काम एक साथ पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि आवश्यकता अनुसार मजदूरों की संख्या बढ़ाते हुए कार्य में तेजी लाए। कॉरिडोर कार्य आगामी पूर्णिमा के पश्चात दिन रात निरंतर चलता रहे। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के अंदर कॉरिडोर कार्य दिखने लायक हो जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि एक सप्ताह बाद पुनः मौके पर कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया जाएगा। उन्होंने बैठक में मौजूद मजिस्ट्रेट विनय कुमार सिंह को दैनिक रूप से कॉरिडोर कार्य का निरीक्षण करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन द्वारा लगातार दूसरे और तीसरे चरण के कार्यों के लिए कार्य योजना मांगी जा रही है और हम अभी तक प्रथम चरण का कार्य भी दिखने लायक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस बात की जांच के लिए सहमत हो गया है कि अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य की ओर से संचालित शैक्षणिक संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने मामले में यूपी सरकार, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस बी.वी. नगरत्ना की पीठ इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली महायान थेरवाद वज्रयान बौद्धिक धार्मिक और धर्मार्थ ट्रस्ट की अपील पर सुनवाई कर रही थी। हाईकोर्ट ने आदेश में कहा था कि केवल अल्पसंख्यकों की ही ओर से चलाए जाने मात्र से संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा नहीं दिया जा सकता। याचिकाकर्ता ट्रस्ट ने 2001 में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। बाद में ट्रस्ट में सदस्यों ने 2015 में बौद्ध धर्म अपना लिया और संस्थान का प्रशासन भी देखते रहे। यूपी सरकार ने संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में मान्यता देने से मना कर दिया था। हाईकोर्ट ने आदेश में कहा था कि संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा प्राप्त करने के लिए न केवल अल्पसंख्यक द्वारा संचालित किया जाना चाहिए बल्कि स्थापित किया गया होना चाहिए। मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शिक्षा मॉडल पर गुजरात सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 27 साल से गुजरात की सत्ता में रहते हुए 73 सरकारी स्कूलों को ठीक किया है। इस रफ्तार में भाजपा को गुजरात में सभी 40,800 सरकारी स्कूलों को ठीक करने में 15,000 साल का समय लग जाएगा। सिसोदिया ने कहा कि गुजरात के लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मात्र 5 साल में दिल्ली के सरकारी स्कूलों को शानदार बना दिया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दिल्ली सरकार के स्कूलों की स्थिति पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों के स्कूल और वहां पढ़ने वाले बच्चों को दिए जाने वाले ध्यान का 10% हिस्सा वह दिल्ली सरकार के स्कूलों पर दे देते। आज अधिकतर स्कूल प्रधानाचार्य उप प्रधानाचार्य के बिना नहीं चल रहे होते। वहीं सैनिक स्कूल खोलने का प्रचार करने वाली दिल्ली सरकार ने उसे निजी हाथों में बेचने का काम किया। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर तंज करने के बाद उन्होंने भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि पति कैसा भी हो, एक समय के बाद पत्नियां डांटना छोड़ देती है, लेकिन बाप डांटना नहीं छोड़ता। कपिल मिश्रा ने केजरीवाल के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा कि पति शराबी, कबाबी हो या निकम्मा, एक समय के बाद पत्नियां डांटना छोड़ देती है, बाप नहीं छोड़ता है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने एलजी के सक्सेना पर तंज कसते हुए ट्वीट किया था, एलजी साहब रोज मुझे जितना डांटते हैं उतना तो मेरी पत्नी भी मुझे नहीं डांटती। पिछले 6 महीनों में मैं एलजी साहब ने मुझे जितने लव लेटर लिखे हैं उतने पूरी जिंदगी में मेरी पत्नी मुझे नहीं लिखे। एलजी साहब थोड़ा चिल करो और अपने सुपर बॉस को भी थोड़ा चिल करने दीजिए।
दिल्ली में विभिन्न मुद्दों पर प्रदेश की आम आदमी पार्टी की सरकार और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना छनी हुई है। इससे पहले दिल्ली सरकार के विभिन्न नेताओं और मंत्रियों ने एलजी पर कई आरोप भी लगाए थे। वहीं एलजी ने दिल्ली आबकारी नीति समेत अन्य मामलों में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सीएम अरविंद केजरीवाल समेत विभिन्न नेताओं के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे। गुजरात में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन आम आदमी पार्टी की एंट्री ने सियासत तपिश को अभी बढ़ाने का काम किया है। रैलियों, रोड शो और सभाओं के आयोजन के सूबे से गर्मा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जैसे प्रमुख सियासी हस्तियों के दौरों से चुनावी बयार साफ महसूस की जा रही है। कई वजह आम आदमी पार्टी और कांग्रेस किसानों को मुद्दे उठा रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी यह सुनिश्चित करने में जुटी हुई है कि किसानों को राज्य और केंद्र की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके। इस बार आम आदमी पार्टी की एंटी से दिलचस्प मुकाबले के आसार हो रहे हैं, तभी अरविंद केजरीवाल अपनी सभाओं में दिल्ली मॉडल का हवाला दे रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा था गुजरात के लोगों ने आम आदमी पार्टी की मुफ्त बिजली विचारों को पसंद किया है। इन विचारों ने केंद्र सरकार को योजना में बाधा डालने के लिए प्रेरित किया है। गुजरात में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। भाजपा और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने तो रैलियों और सभाओं पर जोर देना भी शुरू कर दिया। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो टाउन हॉल और कार्यकर्ताओं से आमने सामने की मीटिंग भी कर चुके हैं। आज ड्राइवर के घर जाकर खाना खा चुके हैं। दलितों को अपने पक्ष में करने के लिए उनको अपने घर पर बुलाकर दावत दे चुके हैं। गुजरात के हर जिले में बीजेपी एक केंद्रीय मंत्री या किसी मुख्यमंत्री की ड्यूटी लगा रही है। बाप रे, इतना डर! ये डर आम आदमी पार्टी का नहीं है, ये डर गुजरात के लोगों का है, जो बीजेपी से बहुत नाराज थे और अब तेजी से आपका दामन थाम रहे हैं। दरअसल इस साल के अंत तक गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं। पार्टियों ने इसके लिए पूरी रणनीति बना ली है। आम आदमी पार्टी भाजपा की रणनीति पर नजर रखे हुए है और भाजपा आपके तमाम वायदों को देख रही है। इस बीच अरविंद केजरीवाल को सूचना मिली है कि भाजपा गुजरात में चुनाव जीतने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रही है। केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह शुक्रवार को सिक्किम के गंगटोक पहुंचे। यहाँ सैकड़ों लोग सड़क किनारे उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे। इसके बाद शाह गंगटोक के राजभवन पहुंचे और सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रदेश के राज्यपाल घंटा प्रसाद भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के तहत गृह मंत्री शाह गंगटोक में पूर्वी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र डेयरी सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन भी किया। इसी दौरान शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने लगभग 65,000 सक्रिय PSS स्थापना करने का निर्णय लिया है। हमने तय किया है कि 5 साल के भीतर प्रत्येक पंचायत में एक पैक्स और एक डेयरी होगी। उन्होंने कहा कि अब तक सहकारिता कृषि विभाग के संयुक्त सचिव द्वारा चलाया रहा है, लेकिन सहकारिता के माध्यम से देश के किसानों, शिल्पकारों, मछुआरों, आदिवासियों को सशक्त करने का काम है। इसके लिए सहकारिता मंत्रालय की विवेचना की जानी चाहिए। शाह ने कहा कि आजादी के 75 साल में पूर्वोत्तर के केवल एक पर्यटन स्थल माना जाता था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद पूर्वोत्तर का वास्तविक विकास शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वस्त जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ही भाजपा अगला यानी कि 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेगी। नड्डा का वर्तमान कार्यालय अगले वर्ष 20 जनवरी को खत्म हो रहा है। इससे पहले संसदीय बोर्ड उनका कार्यकाल बढ़ाने के लिए फैसले पर मुहर लगा देगा। भाजपा में अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है और यह लगातार 2 बार हो सकता है। वर्तमान स्थिति में लगातार चुनाव होने वाले हैं। राज्य हिमाचल में नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने वाला है, तभी अगले साल मार्च और अप्रैल में कर्नाटक के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हो सकता है। इस लिहाज में पार्टी नेतृत्व का यह मन बना चुका है कि फिलहाल अध्यक्ष का चुनाव डालकर नड्डा के कार्यकाल को लगभग 1.5 साल का विस्तार दिया जाना चाहिए, ताकि पार्टी बिना भटकाव के लोकसभा चुनाव तक रणनीति को जमीन पर उतार सके।
कार्यकाल विस्तार का फैसला संसदीय बोर्ड के ही अधिकार क्षेत्र में आता है। उधर चुनाव की पूरी प्रक्रिया होती है, जिसे राष्ट्रीय परिषद की बैठक में अंतिम मंजूरी दी जाती है। वैसे भी नड्डा ने कोविड संक्रमण काल के वक्त जिस तरह पार्टी के अंदर संवाद स्थापित कर प्रचार प्रसार किया, उसका असर साफ दिखा है। उनके कार्यकाल में ही पार्टी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में दोबारा जीतकर सत्ता में आई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि श्रीराम लला के मंदिर का काम 50% तक कंप्लीट हो चुका है। बाकी काम का पूरा जल्द हो जाएगा और इस मंदिर में लिए 1949 में मूवमेंट शुरू हुआ था। 73 वर्षों में सतत प्रयास के बाद आज यह सपना पूरा होने के करीब पहुंच गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को श्री पंचखंड पीठ जयपुर में आयोजित चादर पोष कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने स्वामी सोमेंद्र शर्मा के चादर पोषी कार्यक्रम के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आचार्य धर्मेंद्र का गोरक्ष पीठ के साथ 3 पीढ़ियों तक गहरा संबंध रहा है। उन्होंने कहा कि महात्मा रामचंद्र वीर जी और स्वामी आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज के योगदान के देश कभी भूल नहीं पाएगा। देश के कल्याण के लिए इस पीठ ने भी अतुलनीय योगदान दिया है। कहा कि आचार्य ने 73 साल पहले राम मंदिर का सपना देखा था। योगी आदित्यनाथ ने श्री राम मंदिर के निर्माण के संबंध में बताया कि बहुत तेजी से काम चल रहा है। उन्होंने खुद इस साल जून माह में गर्भगृह की आधारशिला रखी थी। तब से लेकर अब तक लगभग काम पूरा हो चुका होना उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही मंदिर का काम पूरा हो जाएगा। इसके लिए बाद में श्रद्धालु अपने इष्ट दर्शन की आसानी से कर सकेंगे। प्रदेश में सैकड़ों में कचरों की शिकायतों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 नवंबर तक प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का निर्देश दिया है। उन्होंने बृहस्पतिवार को अपने आवास पर इंडियन रोड कांग्रेस के 81वें अधिवेशन की तैयारियां की। समीक्षा के दौरान अफसरों को जल्द से जल्द सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का अभियान शुरू करने का निर्देश भी दिया। योगी ने कहा कि गांवों या शहर अच्छी सड़क प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। बेहतर कनेक्टिविटी किसी भी प्रदेश की प्रगति का बड़ा माध्यम होती है। बीते 5 वर्ष में सरकार ने इस दिशा में फोकस किया है, लेकिन समय समय पर इतनी मरम्मत होनी चाहिए। बरसात का मौसम अंतिम चरण में है, ऐसे में सड़कों की मरम्मत और गड्ढा मुक्ति का कार्य किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क निर्माण गुणवत्ता की समय समय पर जांच करने, निर्माण में लापरवाही अथवा अधोमानक सड़कों को मामलों में संबंधित अधिकारी के जवाबदेही तय किए जाए। उन्होंने सड़क निर्माण में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि पीपीपी मोड पर सड़क निर्माण की योजना बनाने के भी निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र और कृषि मंडी क्षेत्र में अच्छी सड़कों का होना आवश्यक है। इस वर्ष 1 दिसंबर को भारत में पर G20 देशों की अध्यक्षता का दायित्व आ जाएगा और यह 30 नवंबर 2023 तक रहेगा। G20 विश्व के विकसित और विकासशील देशों का समूह है, जिसमें अभी 19 देश है। विश्व की 50% GDP इन देशों से भी आती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इन देशों का हिस्सा 75% है। इतने महत्वपूर्ण देशों के समूह अध्यक्षता के चलते लगभग 200 छोटी बड़ी बैठकों का आयोजन भारत में होना है। आज लगभग पूरा विश्व बढ़ती कीमत और खाद्य पदार्थों की कमी से जुड़ा रहा है। नई प्रौद्योगिकी के आगाज से जहां हमारा जीवन सुविधापूर्ण हो रहा है, वहीं सरकार के समक्ष कई चुनौतियां भी आ रही हैं। नई प्रौद्योगिकी के खास तौर पर इंटरनेट के कारण दुनिया के देशों के बीच की दूरियां समाप्त हो रही है। पुराने उद्योग धंधे शिथिल हो रहे हैं और उनके स्थान पर नए व्यवसाय जन्म ले रहे हैं। निवेश प्राप्त करने की होड़ में प्रतिस्पर्धक कराधान की ओर दुनिया बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान में आतंकवाद और सांप्रदायिक हिंसा के खतरे को देखते हुए अमेरिका ने अपने नागरिकों को आगाह किया। यात्रा सलाह जारी करते हुए प्रभास और सैफ अली खान स्टार फिल्म आदि पुरुष इन दिनों काफी चर्चा में है। हाल ही में श्री राम की नगरी अयोध्या में इन फिल्म का टीजर लॉन्च किया गया। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता और निलंबित नेता नूपुर शर्मा के समर्थन में टिप्पणी करने पर नोएडा के एक युवक पर जानलेवा हमला होने का मामला सामने आया। अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले
मंत्री दिनेश खटीक ने एक बार फिर से वैश्य समाज को लेकर टिप्पणी की। उनकी इस कथित टिप्पणी में मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को फिर बड़ी कामयाबी मिली। ब्यूरो ने गुजरात के जामनगर और मुंबई के एक गोदाम में से 120 करोड़ रुपए मूल्य की 60 किलो मादक दवा जब्त की गई है। ट्विटर और एलन मस्क के बीच चल रहा विवाद अब थमने की कगार पर। इस मामले में अमेरिकी कोर्ट में चल रही कानूनी लड़ाई पर फिलहाल ब्रेक लग चुका है। कोर्ट ने मस्क को 28 अक्टूबर शाम 5 बजे तक ट्विटर के साथ 44 अरब डॉलर के सौदे को पूरा करने का समय दिया गया। साथ ही में डील पूरी करने के मकसद में मुकदमे पर फिलहाल से एक रोक लगा दी है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर मस्क इस सौदे को पूरा नहीं करते तो यह मुकदमा फिर से शुरू होगा। दूसरा पक्ष नवंबर 2022 में मामले में सुनवाई के लिए फिर से तारीख हासिल कर सकता है। कोर्ट में मस्क ने वकीलों ने मुकदमे पर रोक लगाने की गुहार लगाई थी। मस्क के वकीलों ने तर्क था कि सौदा पूरा होने तक कोर्ट से मामला निलंबित कर दिया जाए, जिससे कि अधिग्रहण को पूरा करने के लिए लोन व अन्य कागजी कार्यवाही पूरी की जा सके। मस्क ने वकीलों ने कोर्ट में कहा था कि उनको उम्मीद है कि यह सौदा 28 अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा। बीते सोमवार को टेस्ला चीफ पर एलन मस्क के संकेत दिए थे कि यह ट्विटर के साथ मूल सौदे पर ही आगे बढ़ना चाहते हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह ने अमेरिका के वॉशिंगटन में एक बात सामने आई और विश्व बैंक के इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के नेतृत्व में बैठक भी की। अमेरिका में भारत के राजदूत टी.एस. सिंधु ने ट्वीट करके ये जानकारी दी थी। टी.एस. सिंधु ने कहा कि भारतीय शहरी विकास और ऊर्जा क्षेत्रों में जलवायु को लचीला बनाने के लिए बुनियादी ढांचे और अवसरों को लेकर एक बैठक की। अमेरिका में भारतीय राजदूत टी.एस. सिंधु ने ट्वीट में कहा कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी की विश्व बैंक के इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के नेतृत्व के साथ शहरी विकास और फाइनेंस कॉरपोरेशन और ऊर्जा क्षेत्रों में जलवायु को लचीला बनाने के लिए बुनियादी ढांचे और अवसर पर बैठक में शामिल होने की खुशी है। पुरी ने कहा कि उम्मीद है कि वह दिन में बंद कमरे में जो कुछ बात हुई है उसमें इंडिया हाउस में एक स्वागत समारोह भी हुआ था और बाइडेन प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों से बातचीत भी हुई थी। पाकिस्तान में आतंकवाद और सांप्रदायिक हिंसा को खतरे देखते हुए अमेरिका ने अपने नागरिकों को आगाज किया है। यात्रा सलाह जारी करते हुए अमेरिका ने नागरिकों को पाकिस्तान व खास कर उनके अप्रशांत प्रांतों की यात्रा नहीं करने की सलाह दी है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने यह यात्रा परामर्श जारी किया है कि आतंकवाद और अपहरण की घटनाओं के कारण बलूचिस्तान और पूर्व संघ शासित कबायली क्षेत्र समेत खैबर प्रांत में यात्रा न करें। अमेरिका ने तृतीय स्तर का परामर्श जारी करते हुए कहा कि आतंकवाद और सांप्रदायिक हिंसा के कारण पाकिस्तान की यात्रा पर पुनः विचार प्रत्येक यात्री को करना चाहिए। कुछ इलाकों में खतरा बढ़ चुका है। इस स्तर की यात्रा चेतावनी तक जारी की गई है। दीर्घकालीन या गंभीर स्थितियों के कारण यात्री को और आगंतुकों को जोखिम होता है और जब गैर जरूरी यात्रा से बचा जाना जरूरी भी समझा जाता है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को आतंकवाद और सशस्त्र संघर्ष की आशंका के कारण नियंत्रण रेखा LOC के पास क्षेत्रों में भी यात्रा नहीं करने की सलाह दी है। परामर्श में कहा गया है कि आतंकवादी बहुत कम या बिना किसी चेतावनी के हमला कर सकते हैं। वे परिवहन केंद्र, बाजार, शॉपिंग मॉल, सैन्य प्रतिष्ठानों, हवाई अड्डों और स्कूल, अस्पताल और पूजा स्थलों को निशाना बना सकते हैं। आतंकवादियों ने अतीत में अमेरिकी राजनीतिकों और राजकीय प्रतिष्ठानों पर हमले किए हैं, इसलिए फिलहाल पाकिस्तान यात्रा टली जानी चाहिए। अमेरिका में सिख परिवार के 4 सदस्यों की हत्या। अमेरिका में सिख परिवारों के 4 सदस्यों की हत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ है।
काउंटी के शेरिफ ने जानकारी देते हुए कहा कि आरोपी पहले परिवार के लिए ही काम करता था और उसके बाद उसका परिवार से विवाद चल रहा था। उन्होंने कहा कि इस मामले में आरोपी के साथ साथी की तलाश जारी है। शेरिफ वन के बताया कि आरोपी जीसस मैनुअल सालगांडो की अस्पताल में भर्ती है और डकैत के एक मामले में दोषी ठहराया जा चुका है और उसे 11 साल की सजा सुनाई है। प्रभास और सैफ अली खान की स्टारर फिल्म आदि पुरुष कुछ दिनों से काफी चर्चा में है। हाल ही में श्री राम की नगरी अयोध्या में इस फिल्म का टीजर लॉन्च किया गया था। इस दौरान काफी भव्य आयोजन हुआ था, लेकिन फिल्म का टीजर लोगों को पसंद नहीं आया। दर्शक इसके हटकर किरदार में खामियां बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस फिल्म में रामायण के पात्रों से खिलवाड़ किया गया है, जिसको लेकर नाराज लोग जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। हाल ही में मशहूर डायलॉग लेखक मनोज मुंशी भी एक विवाद में एंट्री हो चुकी है। इस फिल्म में सैफ अली खान के लुक पर लोगों को विशेष आपत्ति है। उनका कहना है कि सैफ का लुक रावण जैसा नहीं है, खिलजी जैसा लग रहा है। जिस पर मनोज मुंशी ने एक इंटरव्यू में कहा कि हमने जो 1 मिनट 35 सेकंड का टीजर देखा है उसमें साफ दिख रहा है कि रावण ने त्रिपुंड लगाया है। आगे उन्होंने कहा कि मैं जितना देखता हूँ उसमें बात करता हूँ, बाकी इसके अलावा भी मेरे पास दिखाने को बहुत कुछ है। मनोज ने कहा कि कौन सा खिजली त्रिपुंड लगा था, तिलक और जनेऊ और रुद्राक्ष धारण करता था। फिल्म का टीजर सामने आने के बाद इसका विरोध शुरू हो चुका है। लम्ही गेट पर भारतीय अवाम पार्टी के नेताओं द्वारा आदि पुरुष फिल्म के निर्देशन और कलाकारों का पुतला फूंकते हुए उनको गिरफ्तार करने की मांग की। पार्टी के नेताओं ने यह भी कहा कि रिलीज होने के बाद फिल्म को वे सिनेमाघरों में चलने नहीं देंगे। नेता बोले कि फिल्म में भारत के सबसे बड़े आराध्य भगवान श्री राम और हनुमान जी का गलत चित्र पेश कर बॉलीवुड ने घोर पाप किया है और अक्षम्य अपराध भी किया है। भारतीय अवाम पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष नजमा परवीन ने कहा कि किसी फिल्म निर्माता द्वारा हमारे आराध्य भगवान का अपमान किया जा रहा है और हम चुप रहे हैं, यह असंभव है। उन्होंने यह भी कहा कि फिल्म में भगवान के स्थापित चित्र के अलग चित्र दिखाकर हिंदू धर्म को अपमानित किया गया है। ऐसे में फिल्म के निर्देशक और कलाकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस तरह का अपराध करे उससे बचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता और निलंबित नेता नूपुर शर्मा के समर्थन में टिप्पणी करने पर नोएडा ने एक युवक पर जानलेवा हमला होने का समाचार सामने आ रहा है। पीड़िता का आरोप है कि विशेष समुदाय के लोगों ने उनके ऊपर जानलेवा हमला किया और जान से मारने की धमकी दी। आरोप है कि सिर धड़ से अलग करने की बात कहकर विशेष समुदाय के लोगों ने अभिषेक के ऊपर जानलेवा हमला किया था। अभिषेक के दोस्त पर मौके पर पहुंच गए और उनकी जान बचाई। प्राथमिक जांच के सामने आया है कि अभिषेक अपने 2 अन्य दोस्तों के साथ गए थे और वही अन्य युवक भी शराब पी रहे थे। किसी बात को लेकर अभिषेक का दोनों से विवाद हो चुका था। इस दौरान शराब के नशे में दोनों ने अभिषेक की पिटाई कर ली। सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर सेक्टर में कोतवाली द्वारा मामले की जांच की जा रही है। पीड़ित भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। वीडियो पर कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और नोएडा पुलिस ने अब आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी की है। इस मामले को लेकर एडिशनल डीसीपी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि घटनास्थल के आसपास मौजूद उनके साथियों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि रात को 2 बजे के करीब अभिषेक के साथ सोम बाजार निकले थे और इस दौरान थोड़ा आगे निकल गए और दोनों पीछे रह गए थे। उसके बाद 2 युवकों ने अभिषेक पर विवाद हो चुका था और दोनों का कहना था कि मारपीट करने वाले युवक किस समुदाय के थे और उनकी जानकारी उनको नहीं है।
कजाकपुर गांव के रहने वाले राहुल यादव ने मुख्यमंत्री का कन्या पूजन करते हुए एक फोटो इंटरनेट मीडिया पर शेयर किया था और इसके बाद फोटो पर राहुल ने अभद्र टिप्पणी की थी, जो इंटरनेट पर वायरल हुई। मामला संज्ञान में आते ही पुलिस सक्रिय हो गई। प्रभारी निरीक्षक रामगढ़ाल थाना सुदिंदर सिंह ने बताया कि आरोपी को खिलाफ धार्मिक भावना बिगड़ने की आईटी एक्ट का मुकदमा दर्ज करने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में पेश कर आरोपी को जेल भेज दिया है। उधर युवक पर जानलेवा हमला करने के 3 आरोपी को थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और उसके बाद न्यायालय में पेश किया था। गांव निवासी पहाड़ी केवट की बेटे ने यह कृत्य किया था। अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले मंत्री दिनेश खटीक ने एक बार फिर से वैश्य समाज को लेकर टिप्पणी की है। उनकी इस कथित टिप्पणी से वैश्य समाज के लोगों में काफी आक्रोश है। वैश्य समाज सेवा समिति पर राज्य मंत्री दिनेश खटीक द्वारा की गई टिप्पणी दीपक गुप्ता के नेतृत्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को डीएम के माध्यम से एक ज्ञापन भेजा गया है। उन्होंने कहा कि 2 दिन में कार्रवाई नहीं होने पर संपूर्ण समाज धरना प्रदर्शन और आंदोलन करेगा। मेरठ में कमिश्नरी चौराहे पर अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के राष्ट्रीय मंत्री गिरीश बंसल की अध्यक्षता में वैश्य समाज की बैठक हुई। इसमें हस्तिनापुर विधायक और प्रदेश राज्य मंत्री दिनेश खटीक की कथित टिप्पणी पर नाराजगी जताई गई। कहा गया कि वैश्य समाज के प्रति उनकी टिप्पणी असहनीय है। वैश्य समाज भाजपा का बंधुआ मजदूर नहीं है। वैश्य समाज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से अपील करता है कि भविष्य में ऐसी घटना न हो। मेरठ के परीक्षित गढ़ के दीपक त्यागी की हत्या के खुलासे को लेकर परिजन व ग्रामीण धरना प्रदर्शन कर रहे थे। धरने में त्यागी समाज के लोग भी मौजूद थे। इस दौरान किसी व्यक्ति ने कहा कि मंत्री जी को पीड़ित परिवार की ओर से करोड़ों रुपए की मदद करनी चाहिए। सुलेदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और बीजेपी के बीच दूरियां कम होती नजर आ रही है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ के कई कार्यों की प्रशंसा है और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीएम योगी ईमानदार है और उनके शासनकाल में अपराध में गिरावट आई है। बता दें कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ ही में बलिया में एक समारोह में राजभर के साथ मंच भी साझा किया था। ब्रिजेश पाठक से मुलाकात के सवाल पर राजभर ने कहा कि 17 साल से हमारा उनका संबंध है। जब वह बसपा में थे तब भी हमारे संबंध मधुर ही थे। देश दुनिया की खबरें देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र प्रथम। नमस्कार।